तो कितना कुछ बदलाव हुआ, भिलाई नगर कितना कुछ बदल पाया? हर आदमी कोशिश करता है और अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं 4 महापौर के साथ काम किया हूँ। आपके महापौर के जो कार्यकाल रहा है 3 साल, उसमें मेजर जो अचीवमेंट रहे हैं? मैं तो हर रोज़ मानता हूँ कि जो काम कर रहा हूँ वो मेरा रोज़ एक अचीवमेंट है। तो क्या कुछ बदलाव लगता है आपको? देखिए, सरकारों की प्राथमिकता होती है, किसी का नाम लेके मैं कोई ऐसी टीका टिप्पणी, मेरा स्वभाव भी नहीं है, मैं करूँगा भी नहीं। कि हमारे साथ तो भेदभाव होता है, अगर कांग्रेस पार्टी के भाई भेदभाव कैसे होता है उसको मेरे को कभी आप बताइएगा। मैं जब से महापौर बना हूँ, 3 साल हुआ है, 3 साल में मैं आपको बता सकता हूँ मोटे तौर पे। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेयर के लिए भी और जनता के लिए भी, आप इस बात से सहमत हैं? पब्लिक सीधा चुनती है तो मेयर को काम करने का फ्री अवसर रहता है। कि लगातार यहाँ से कांग्रेस के मेयर जीत कर आ रहे हैं, बीजेपी को यहाँ मौका नहीं मिला, इसलिए आपको विश्वास है, अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे कि हमारी जनता हमारे साथ? नहीं, अति आत्मविश्वास तो तब आप बोलते कि जब मैं जो बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण क्या यही है कि सबको एक सुविधा, जो एक न्यू कंफर्टेबल प्राइस में उनको अपना कार्यक्रम करने के लिए अवसर मिले? हर आम आदमी को बहुत कम दरों में, क्योंकि अभी आप जाएंगे कोई भी सांस्कृतिक, सामाजिक, शादी ब्याह कोई फंक्शन करना है तो आप प्राइवेट में जाएंगे तो बहुत महंगे हैं। जगह जगह चौक में बहुत सारे जाम लग जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन ट्रैफिक, आज आप सुपेला चौक में जाएंगे और 1 साल पहले अगर आप गए होंगे। अभी आज आप महापौर हैं, कि आने वाले समय में विधायक रूप में देखते हैं अपने आप को? देवेंद्र से कंपैरिजन तो मैं कभी भी, जब वो मेयर थे तब भी नहीं किया। आने वाले जो आपके पास समय है काम करने के लिए, उसमें क्या कुछ करना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा फील्ड होगा जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं? हर फील्ड में काम करना चाहता हूँ। आपके बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी रूप में क्या आपके बेटे आने वाले हैं? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार विधायक, मंत्री, सांसद और ऐसे नेता जो एक खास भूमिका रखते हैं राजनीति में, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ मेहमान हैं भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन उससे पहले चूँकि हमारा कार्यक्रम का बड़ा पड़ाव रहता है कि हम जानने समझने का प्रयास करते हैं कौन है नीरज पाल जी, कैसे राजनीति में आए और शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, राजनीति में कैसे आए ये तो मैं आपको बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बचपन से ही झुकाव रहा है समाज के लिए, कुछ करने के लिए। क्योंकि हम लोग सिविलियंस हैं तो समाज में ही हमको अगर पब्लिक के फेवर में काम करना है तो समाज में ही करना पड़ता है, जहां हम रहते हैं वहीं करना पड़ता है। तो जब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं भी था तब भी मैं इस तरह के कामों से जुड़ा रहता था, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों, धार्मिक हों। ऐसे आयोजन हम करते रहते थे, हम दोस्त लोग करते रहते थे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गए। जब 2000 में नगर निगम भिलाई का गठन हुआ तो एक अवसर मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला कि अपने जो हम चाहते थे कि सर, मैं तो उसको अपने संजोग ही मानूंगा, अपनी खुशकिस्मती मानूंगा कि उस समय, क्योंकि उसके पहले नगर निगम चुनाव भिलाई में नहीं होते थे। 2000 में पहली बार चुनाव हुआ। बहुत ज़्यादा हम लोगों को नगर निगम के बारे में, क्योंकि कभी पाला नहीं पड़ा था, टाउनशिप में रहते थे, नगर निगम में कभी उस ऑफिस के अंदर गए नहीं थे। 2000 में जब चुनाव हुआ तो एक मौका मिला प्रतिनिधि बनकर जाने का, अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर, अगर जीतते हैं तो वहाँ जाके अपनी यहाँ लोगों की समस्या रखने का, इतनी सी समझ थी। तो चुनाव लड़ा 2000 में, और क्योंकि मेरे फादर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं, भिलाई में अगर बोला जाए कि भिलाई में कांग्रेस के फाउंडर में से कुछ लोग हैं तो उसमें मेरे पिताजी भी रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रति झुकाव रहा हमेशा। क्योंकि फादर के साथ बचपन से देखते रहे, उनके क्रियाकलाप, काम को, राजनीतिक जो उनकी एक्टिविटी थी देखते थे, तो एक झुकाव था कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट मांगी और मुझे टिकट मिली। उस समय भिलाई के विधायक बदरुद्दीन कुरैशी जी थे, उन्होंने मुझे पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया 2000 में, और 2000 में पहला चुनाव लड़ा और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनी। स्थानीय सरकार कांग्रेस की चुनी गई। उसमें मेयर के रूप में नीता लोधी मैडम पहली हमारी महापौर बनी नगर निगम भिलाई की।
तो उनके परिषद में मुझे मौका भी मिला काम करने का, और एक बड़ा विभाग मिला, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम की जब हम नगर निगम में गए तब हमको बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। जब हम चुनाव के बाद पहली बार नगर निगम में पार्षद जीतने के बाद ही गए, तो और मिल गया स्वास्थ्य विभाग, बड़ा विभाग था, तो काम करने का जो एक इच्छा थी वो काम करने के लिए, क्योंकि नगर निगम में सबसे बड़ा विभाग कोई है तो स्वास्थ्य विभाग है। और स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जो डायरेक्ट हर आम आदमी से जुड़ाव रख सकता है आदमी उसमें। नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको सीधे उनकी समस्याओं से जुड़ के, अगर कोई विभाग वहाँ है तो एक स्वास्थ्य विभाग है, एक जल विभाग है। तो स्वास्थ्य विभाग का मुझे जिम्मेदारी उस समय के विधायक बदरुद्दीन कुरैशी जी थे, उन्होंने, और नीता लोधी मैडम जो मेरी महापौर थी, उन्होंने मुझे दी, और 5 साल में एज ए MIC मेंबर रहा। दूसरी बार जब दूसरा चुनाव नगर निगम का हुआ तो सेक्टर 5 में जहाँ मैं रहता हूँ, निवास करता हूँ, यहाँ पे 2 वार्ड है, दोनों वार्ड महिला हो गए थे। तो क्योंकि मेरे घर से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था और मैं उस पक्षधर भी नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एक वो था कि नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़े, तो वो गैप हुआ। उसके बाद से लगातार जब उसका तीसरा चुनाव जब हुआ, फिर से अवसर मिला और फिर जीत के भी आए और कांग्रेस पार्टी के फिर महापौर बने श्रीमती निर्मला यादव मैडम। उनके समय भी मुझे महापौर परिषद में जगह मिली। फिर उसके बाद चौथा चुनाव हुआ, चौथे चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार, स्थानीय सरकार बनी और युवा महापौर देवेंद्र महापौर के पद पे आए देवेंद्र यादव जी। उन्होंने भी मुझे जिम्मेदारी दी महापौर परिषद में। इस तरीके से बढ़ते रहे और ये 5वां नगर निगम का चुनाव था, इसमें भी अवसर मिला लड़ने का, पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया 5वें चुनाव में भी। और 5वें चुनाव में भी सरकार जो आए बहुमत से पार्षद कांग्रेस के आए और हमारे जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन समय के जो मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जो हमारे लीडर भी हैं, उन्होंने मुझे इस शहर के महापौर का पद की जिम्मेदारी सौंपी और लगातार 3 सालों से मैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा हूँ। आपने बताया कि आपके पिताजी लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे थे, इस वजह से आपका कांग्रेस में आना हो गया। तो विचारधारा आपका मेल खाया कि पिताजी थे, इस वजह से आप कांग्रेस में आए? नहीं, विचारधारा थी तब तो पिताजी के रास्ते पे चले भाई। पिताजी के विचारों से भाई, मेरा तो ये मानना है कि हर व्यक्ति का पहला आइकॉन उसका पिता होता है। मेरे भी थे, मैंने भी अपने पिता के हर काम को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिता सही हैं, जब तक वो रहे उनके हर काम को मैंने कोशिश की है उसके उन रास्तों पर चल सकूं। और क्योंकि उनकी विचारधारा से मेल था इसलिए लगातार जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण रहा शुरू से। नगर निगम का 2000 में गठन हुआ, उसके बाद से लेकर लगातार आप सक्रिय राजनीति में हैं। आप MIC मेंबर भी रहे हैं, अभी आप महापौर हैं, तो कितना कुछ बदलाव हुआ? भिलाई नगर कितना कुछ बदल पाया? देखिए, बदलाव तो हर रोज़ होते हैं, एक सतत प्रक्रिया है बदलाव की भी और डेवलपमेंट की भी। ये प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। पहले जो महापौर थे उन्होंने अपने समय में काम किया, बेहतर काम किया। आज मैं जो हूँ इसका आकलन पब्लिक करेगी, मैं अपने काम का आकलन खुद नहीं करूँगा, पब्लिक करेगी। वो भी समय आएगा जब पब्लिक करेगी आकलन। लेकिन हर आदमी कोशिश करता है और अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं 4 महापौर के साथ काम किया हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि कोई भी महापौर अपने काम में कभी 19 नहीं रहा है। सब ने काम करने की कोशिश की और शहर को कुछ दिया ही है। अगर हम बजट की बात करें सर, तो पहले की तुलना में और अभी की तुलना में कई गुना इसमें उछाल आया है। निश्चित रूप से बजट तो बढ़ेगा। जैसे बजट इसलिए बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, चीज़ों के डेवलपमेंट को लेके जो चीज़ें होती है वो एक प्रक्रिया, मैंने बताया ना, ये सतत प्रक्रिया है कि आज अगर पिछला बजट हमारा 700 साढ़े 700 करोड़ का था तो हो सकता है कि, क्योंकि लोग जब आप काम करते हैं तो और उम्मीदें जागती है, और उम्मीदें जागती है तो उसके लिए बजट में प्रावधान होता है। एक्चुअली नगर निगम के बजट के पीछे में जाएंगे तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, और बजट पे आप जब बात करेंगे तो जब अभी हमारा बजट आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगा।
बजट, नगर निगम का बजट और बाकी संस्थाओं का बजट, जैसे हमारे प्रजातंत्र में 4 तरह की सरकारें हैं भाई। वो सरकारों में अगर स्थानीय सरकार में अगर नगर निगम है तो नगर निगम का बजट जो है वो कोई वास्तविक बजट नहीं होता है, क्योंकि नगर निगम की वास्तविक आय जो है वो सीमित है, और उस सीमित आय से नगर निगम अपना जो हमारा स्टैब्लिशमेंट का जो खर्चा है, स्थापना व्यय जिसको हम बोलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो नगर निगम, जितने भी नगर निगम हैं, स्थानीय निकाय जो हैं, वो शासन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। शासन से जो उनको ऐड मिलता है, जो मदद मिलती है, चाहे वो राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, समय समय पर केंद्र से भी हमको अनुदान आता है, अलग अलग हेड्स में फंड आता है, उसी से हम लोग डेवलपमेंट कर पाते हैं। और ये खाली भिलाई की बात नहीं है, जितने भी निकाय हैं सभी में यही एक सिस्टम है। क्योंकि यहाँ का भी जो टैक्स कलेक्शन, जो एक प्रॉपर्टी टैक्स छोड़ के सारा कलेक्शन स्टेट में जाता है, और स्टेट के थ्रू हमको हमारा शेयर मिलता है। हमारा शेयर मिलता है मतलब जो नगर निगम क्षेत्र का भिलाई का शेयर जिस रेशो में आना है वो हमको सरकार देती है। तो हमको सारी चीज़ों पे शासन पे डिपेंड होना पड़ता है अपने डेवलपमेंट को लेकर, और हर बार उम्मीद रहती है कि शासन देगा, और देता भी है। तो हम लोग बजट उस हिसाब से बढ़ाते हैं, बनाते हैं। शासन से जो डायरेक्शन हमको मिलते हैं हमारे सीनियर्स से, लीडर से, अधिकारियों से, वो तैयार करते हैं, फिर हम लोग उसको रूप में एक बना के प्रस्तुत करते हैं, शासन को भेजते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो आपके महापौर के जो कार्यकाल रहा है 3 साल, उसमें मेजर जो अचीवमेंट रहे हैं, डेवलपमेंटल वर्क रहे हैं, उसमें से कौन कौन है? मैं तो हर रोज़ मानता हूँ कि जो काम कर रहा हूँ वो मेरा रोज़ एक अचीवमेंट है। मैं कैसे किसी को कम और ज़्यादा माप सकता हूँ? जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर हो गया, कि मैं तो बता रहा हूँ पूरे 14 विभाग मेरे हैं। वो 14 विभाग जो अभी वर्तमान में 14 महापौर परिषद के सदस्य, वो 14 विभाग मेरे हैं। ये नगर निगम का हर काम, चाहे वो डेवलपमेंट का हो या कोई कमी भी है, तो उसके लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेदार भी हूँ। अगर कोई डेवलपमेंट है तो उसके लिए भी जिम्मेदार हूँ, और नहीं होगा तो उसके लिए भी जिम्मेदार हूँ। मैं तो ये मानता हूँ। मेरा आकलन मैं खुद, मैंने आपको सबसे पहले बोला ना, मेरा आकलन मैं खुद कैसे कर सकता हूँ? तो पब्लिक करेगी, जिसने मेरे को बैठाया है, जो मेरे सीनियर्स लीडर्स हैं वो करेंगे, जिन लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। भाई मेरे सीनियर्स लीडर में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, मेरे साथी रहे हुए भिलाई के विधायक, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व महापौर भी रहे हैं भिलाई के देवेंद्र यादव हैं। ये लोग आकलन करेंगे, मैं अपना आकलन कैसे करूँगा? पब्लिक मेरा आकलन करेगी, नगर निगम की जो जनता है जिसके लिए हम लोग बैठे हैं वो आकलन करेगी कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब। मैं तो जो करता हूँ सोचता हूँ अच्छा काम हुआ होगा, पब्लिक हित में हुआ होगा, मान के चलता हूँ। जी, आपने सरकार की बात कही, अभी बीजेपी की सरकार है, और इससे पहले जब देवेंद्र यादव जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कुछ बदलाव लगता है आपको? देखिए, सरकारों की प्राथमिकता होती है। किसी का नाम लेके मैं कोई ऐसी टीका टिप्पणी, मेरा स्वभाव भी नहीं है, मैं करूँगा भी नहीं। हर स्वभाव की हर शासन की, हर सरकार की एक प्राथमिकता होती है। वो प्राथमिकता से के तहत ही काम होता है। प्राथमिकताएं तय सरकार करती है, उसके अनुरूप काम होता है, उसको अमली जामा हम लोग पहनाते हैं यहाँ पे। तो किसी का भी कि वो उससे अच्छा है या उससे ख़राब है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। पिछले कुछ और कोई भी हो, चाहे राज्य शासन हो या स्थानीय सरकार हो, कोई भी ये सोच के नहीं करता है कि अगर मान लो राज्य शासन है तो ये सोच के भिलाई में डेवलपमेंट नहीं हो कि वहाँ मेयर कांग्रेस का है, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो पूरे भिलाई शहर के हर नागरिक के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो नगरीय निकाय मंत्री हैं तो भिलाई के हर नागरिक के नगरीय निकाय मंत्री हैं। यहाँ के हर आदमी उनसे उम्मीद रखता है कि वो भिलाई को देंगे। ऐसा बहुत कम नेता होते हैं या फिर जनप्रतिनिधि होते हैं जो ये बोलते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री या फिर विधायक हैं वो किसी खास पार्टी के या फिर अपने लोगों के। मैं लोगों के बारे में नहीं बोल सकता, मैं आपको अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि कोई ख़राब नहीं होता, कोई अच्छा, सभी अच्छे हैं, कोई भी ख़राब नहीं होता। जब आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, क्यों कोई ख़राब होगा? कोई भी आदमी जब चुन के आता है ना, क्योंकि मैं लड़ा हूँ, 20 साल मेरे को हो गया लड़ते हुए, चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि बन के। मेरे को मालूम है कि चुनाव लड़ना, पब्लिक की उम्मीदों पे खरा उतरना कितना कठिन है। उसके लिए रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी जो जीत के आता है प्रतिनिधि, वो कभी भी अपनी तरफ से कोई ख़राब काम नहीं करता। हर आदमी कोशिश करता है अच्छा काम करने की। तो मैं नहीं मानता कि हम वार्डों में घूमते हैं, हम फील्ड वर्क भी करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, पार्षदों से भी चर्चा करते हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि हमारे साथ तो भेदभाव होता है।
अगर कांग्रेस पार्टी के भाई मेयर हैं, भेदभाव कैसे होता है उसको मेरे को कभी आप बताइएगा। मैं जब से महापौर बना हूँ 3 साल हुआ है, 3 साल में मैं आपको बता सकता हूँ मोटे तौर पे जो फंड आया है, जो शासन से फंड आया है 2022 में जब मैं महापौर बना जनवरी में 19 जनवरी को, तो 2022 में सबसे पहला फंड एक आया था जो उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 10 करोड़ रुपए दिए थे। मैंने पूरे 70 वार्ड में बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि भिलाई की जनता ने मेरे को महापौर बनाया ना। वो पार्षद किसी दल के हो सकते, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, लेकिन वहाँ रहने वाली जनता तो भिलाई की है ना। काम तो मैं भिलाई की जनता के लिए सोच के करता हूँ, किसी पार्षद के लिए सोच के तो कोई ना सरकार फंड देती है ना ही मैं उस डेवलपमेंट में जाता हूँ। मैंने तो वो 10 करोड़ रुपया पूरे 70 वार्ड में 7-7 करोड़ के हिसाब से बांटा। मेरी अपनी खुद की निधि जो महापौर निधि जो बोलते हैं 2.25 करोड़ रुपए अभी सरकार देती है, लगातार 3 सालों से पूरे 70 वार्ड में दे रहा हूँ, बराबर करके पूरे 70। मेरे निधि से हर वार्ड में बैडमिंटन ग्राउंड बना है। तो मैंने तो कभी भेदभाव किया नहीं, तो मैं भेदभाव की बात करता भी नहीं, ना मेरे को उसमें कोई विश्वास है। मेरे पास जो निधि आई, जो सरकार की निधि जो गवर्नमेंट ने भिलाई नगर निगम को डेवलपमेंट के लिए दी, वो मैंने बराबर 70 वार्डों में बांटी है। कोई कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे पार्षद है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। आप बात करिएगा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से भी बात करिएगा। मैं आपको गिनती बता सकता हूँ किन किन वार्डों में मेरी निधि से काम हुआ है। तो कभी ये मन में आया भी नहीं। मैं तो मानता हूँ कि उस वार्ड में मान लो अगर मेरा वार्ड 60 है और 59 में कोई दूसरी दल का पार्षद है, तो जनता तो मेरी है ना भाई। पब्लिक तो मेरे को, मैं अकेला महापौर हूँ ना, मैं कैसे उसको फ़र्क कर सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी सर इसी कार्यक्रम में एजाज ढेबर जी के साथ में, तो उनका कहना था जो भी बदलाव किया गया है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा महापौर का, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेयर के लिए भी और जनता के लिए भी। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, वो उन्होंने बोला है तो उनकी अपनी बात है, मैं उनकी बात को वो नहीं करता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, उनका बोलना बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब पब्लिक सीधा चुनती है तो मेयर को काम करने का फ्री अवसर रहता है, जहाँ पे गुटबाजी हो। मेरे यहाँ भिलाई नगर निगम में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ जितने भी पार्षद 70 पार्षद हैं, सबके साथ समन्वय है। सभी लोग, वहाँ प्रॉब्लम तब होती है जब किसी दूसरे दल के पार्षद के साथ ना जमती हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग सहयोग करते हैं डेवलपमेंट की जहाँ बात होती है। ऐसे हम लोग राजनीतिक विषयों पर बहस होती है, लेकिन जब शहर के विकास की बात आती है, शहर के मुद्दों की बात आती है, तो सब एक राय से मदद भी करते हैं। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि जब अगर सीधा जनता चुनती है तो उस महापौर की जवाबदारी, अगर जनता चुन के महापौर भेज रही है तो महापौर की पहली प्राथमिकता जनता होती है, दूसरी पार्षद होती है। लेकिन मैंने तो दोनों को बराबर समझा है। जितना ज़रूरी पार्षद है उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी जनता है, और जितना ज़रूरी जनता है उतना पार्षद ज़रूरी है। आप दोनों को समान समझते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कारण ये है नीरज पाल जी कि लगातार यहाँ से कांग्रेस के मेयर जीत कर आ रहे हैं, बीजेपी को यहाँ मौका नहीं मिला, इसलिए आपको विश्वास है, अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे कि हमारी जनता हमारे साथ? नहीं, अति आत्मविश्वास तो तब आप बोलते कि जब मैं जो बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। नगर निगम भिलाई में 5 चुनाव स्थानीय सरकार के हुए, नगर निगम के 4 में तो कांग्रेस के महापौर रहे। उसके पीछे कारण वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी प्राथमिकता, कांग्रेस के जो भी महापौर रहे हैं या आज मैं हूँ, हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि जनता प्रथम। तो जनता प्रथम, तो जनता जानती है कि महापौर जो है, जिस पार्टी का महापौर अगर है वो जनता को प्रथम कर रहा है, चाहे पार्षदों ने मुझे महापौर बनाया हो, लेकिन प्राथमिकता तो जनता है ना। हमने तो पूरे 70 वार्ड को दिया अपनी निधि भी, और जो शासन का पैसा है वो भी। अगर पार्षद प्राथमिकता होते तो मैं चुन चुन के देता कि कौन सा किस दल का है, कौन से किस दल का है, कौन मेरा है, कौन पराया है। वो तो हमने किया नहीं। हमारी प्राथमिकता तो हमेशा से जनता रही है, तो जनता फैसला भी देती है। इसीलिए इसका परिणाम है ना सामने। इसमें अति आत्मविश्वास की बात ही नहीं है, तो विश्वास की बात है। जनता पे हमको विश्वास है और हम पे जनता को विश्वास है। चाहे कांग्रेस का कोई भी महापौर लड़ेगा, निश्चित रूप से बनेगा महापौर कांग्रेस का ही आने वाले चुनाव में भी, जो अभी भिलाई में हालांकि समय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब भी चुनाव होंगे बनेगा कांग्रेस का ही महापौर।
रायपुर में मीटिंग चल रही थी सीएम हाउस में, जिसमें मोहम्मद अकबर जी और भूपेश बघेल जी और कुछ नेता थे, जहां बात निकल कर मतलब चर्चा हुई थी कि किनको मेयर के लिए नाम सिलेक्ट करना है। तो उसमें आपका नाम चुना गया। सुभद्रा साहू जी उनका भी नाम चला था, वो रोते रोते बाहर है। क्या आपसी कुछ ऐसा? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे मेरे जो सीनियर्स जो हैं भाई, मेरे यहाँ मैं मानता हूँ भूपेश बघेल जी को अपना लीडर, सीनियर लीडर। देवेंद्र यादव विधायक जो हैं, जो पूर्व महापौर हैं, वो मेरे साथ ही हैं। वो भी मैं लीडर बोल सकता हूँ क्योंकि विधायक रहे हैं मेरे, जब विधायक अभी हैं, पूर्व में मेरे महापौर रहे। मैं उनकी महापौर रहते हुए उनकी परिषद में रहा हूँ। निश्चित रूप से वो भी नेता हैं। तो वो उन्होंने अगर मेरे को जिम्मेदारी दी है, मेरे यहाँ जो जिला कांग्रेस कमेटी जो है उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं, मुकेश चंद्राकर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने, मैं तो मानता हूँ ना कि मुझे सत्ता और संगठन दोनों ने चुना था। कि कौन रोया, कौन नाराज़ हुआ, ना मुझे जानकारी, ना मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में गरीब लोग भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, और सबको कहीं ना कहीं ये अपना कुछ ना कुछ कार्यक्रम वहाँ करना रहता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। तो आपने सर्वमंगल सर्व आदिवासी भवन बनाए हैं, तो इसके पीछे कारण क्या यही है कि सबको एक सुविधा, जो एक न्यू थे कंफर्टेबल प्राइस में उनको अपना कार्यक्रम करने के लिए अवसर मिले? ये हमारे यहाँ एक मंगल भवन, मेरे महापौर रहते हुए मंगल भवन एक बैकुंठ धाम में एक बना है शासन के मत से, एक बन रहा है प्रक्रिया में उसी समय का हुड़को में। ये जो भवन बनते हैं, इसका पीछे सरकार की मंशा यही बहुत क्लियर रहती है कि हर आम आदमी को बहुत कम दरों में, क्योंकि अभी आप जाएंगे कोई भी सांस्कृतिक, सामाजिक, शादी ब्याह, कोई फंक्शन करना है तो आप प्राइवेट में जाएंगे तो बहुत महंगे हैं, लाखों रुपए खर्चा होता है। लेकिन ये ऐसे भवन है जहाँ पे आप एक निम्न आय वर्ग वाला भी आराम से अपने बच्चे की शादी कर सकता है, घर का कोई कार्यक्रम कर सकता है। ये भवन बनाने के पीछे यही मंशा रहती है, और इसका परिणाम भी देख रहे हैं कि आज वो जिस दिन से वो भवन बना है, एक भी दिन शायद खाली रहा हो तो मुश्किल है। 25 कमरे, इतना सर्व सुविधा युक्त भवन है। तो यही इसी तरीके का भी एक हुड़को में भी बन रहा है, और आने वाले समय में और भी 1-2 जगह बनेंगे। हमारी टीम वहाँ गई थी सर्वे के लिए। वहाँ के आसपास के जो लोग यहाँ पे जो वहाँ कार्यक्रम करवा चुके हैं, बहुत खुश है। हम चाह रहे हैं कि हम लोगों से, नेता से बात भी करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बाकी जगह भी होना चाहिए। फिलहाल सर, जैसे कि आप स्पोर्ट को कुछ ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसे बाकी क्षेत्रों को भी दे रहे हैं, तो अलग अलग जहाँ जहाँ आपको व्यवस्था लग रही है कि यहाँ स्पोर्ट्स सेंटर खुला जा सकता है, तो आप ग्राउंड की व्यवस्था करें। तो क्या आने वाले समय में जैसे भिलाई से कुछ, जैसे हर क्षेत्र में कहीं कोई ना कोई किसी के अंदर रहता है काबिलियत, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोग ऐसे, आप जहाँ बैठे हैं भिलाई ऐसा शहर है कि यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे खिलाड़ी शुरू से निकले। आज नहीं, जो हॉकी ओलंपिक जो हुआ था, जिसमें इसी मेरे वार्ड से ही क्या नाम था उनका, बता रहा हूँ मैं आपको, सिंगापुर में जो वर्ल्ड कप हुआ था, क्या नाम था उनका, 2 खिलाड़ी निकले हैं यहाँ, अपने यहाँ से, जो वर्ल्ड कप हॉकी में खेले हुए हैं, ओलंपिक में खेले हुए हैं, जो इसी भिलाई की जिससे। ऐसे ही राजेश चौहान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जो क्रिकेट प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया, ओलंपियन जो बॉक्सिंग में किया राजेंद्र प्रसाद, उनसे बड़ा खिलाड़ी मैं नहीं मानता, क्योंकि ओलंपिक में अगर कोई हमारे यहाँ को भिलाई कोई बॉक्सिंग में, उस ज़माने में बॉक्सिंग, जब आज बॉक्सिंग में आज हमको पदक मिल रहे हैं, उस ज़माने में लाए थे जब बॉक्सिंग में हमारा देश बहुत पीछे रहता था ओलंपिक में। तो खिलाड़ी तो यहाँ लगातार मिले, और लगातार यहाँ पे जो खिलाड़ी और खेल को महत्व मिलता रहा है। हाँ, हम लोगों की प्राथमिकता इसलिए रही कि पहले क्या होता था कि भिलाई इस्पात संयंत्र, यहाँ पे 2 पैरेलल संस्थाएं हैं हमारे 70 वार्ड में, आधा एरिया जो है भिलाई टाउनशिप में आता है। पहले भिलाई इस्पात संयंत्र अपने क्षेत्र में बहुत प्रमोट करता था स्पोर्ट्स को, लेकिन अभी पिछले कुछ 15 सालों से 20 सालों से पीछे हटा है, और अब 10 सालों से तो उसने टोटल बंद कर दिया। नहीं तो भिलाई के अंदर उस ज़माने में, जब की बात कर रहा हूँ, उस समय रणजी और देवधर ट्रॉफी होती थी, आज जो बड़े शहरों में होती है, तो वो सारे ग्राउंड उस समय बीएसपी मेंटेन करते थे, इसलिए होते थे। अब बीएसपी ने अपना उसमें बजट कम कर दिया है और थोड़ा बैकफुट पे आ गई है, तो अब नगर निगम को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। नगर निगम सब फील्ड में काम करता है, लेकिन स्पोर्ट्स में इसलिए कि स्पोर्ट्स से लोगों को, एक तो हम अपनी प्रतिभा
हमारे बच्चों की आती है उभर के, और उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच भी मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो स्पोर्ट्स को है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूरी भी है, फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। हर आम आदमी को स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए और लगातार हम लोग करते रहे। मेरे पूर्व में देवेंद्र यादव जी के समय भी हम लोगों ने सेक्टर 1 में एक ग्राउंड बनाया, सेक्टर 2 में फुटबॉल ग्राउंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हैं। सेक्टर 9 में फुटबॉल ग्राउंड बहुत सुंदर बना। बैडमिंटन ग्राउंड तो हर वार्ड में है। बॉक्स क्रिकेट जो आजकल नया है, फुटसॉल जो आजकल छोटा फुटबॉल ग्राउंड बोलते हैं, वो कई है, अभी और बन रहे हैं। तो स्पोर्ट्स को लेके तो लगातार हम लोगों का ध्यान रहा है और स्पोर्ट्स में हम लोगों ने बहुत काम किया भी है। बीच में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप गाड़ी चला रहे थे, पीछे पार्षद बैठे हुए थे बिना हेलमेट के, उसके बाद आपने स्वयं जाकर चालान पटाया था। तो क्या संदेश क्या देना चाहते? क्या वीडियो वायरल होने के बाद आप गए थे चालान पटाने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं उस पत्रकार का शुक्रिया करूँगा। वो गलती थी मेरी कि दोपहिया वाहन हम जब सबको बोलते हैं कि हेलमेट लगा के चलाएं, हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं और भी लोगों को बोलते हैं, तो हमको खुद भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो एक मेरे को ऐसा लगा था गलती है। वो वीडियो किसने वायरल किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, वो जिसने चलाया था उसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे को बताया कि वो, उसके बाद से मैं ध्यान भी रखता हूँ। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि गलती मेरी थी, बिना हेलमेट के मैं उस दिन गाड़ी पे निकला था, लेकिन वो भी एक मैसेज से अलग था, वो बन अलग गया क्योंकि मैं अचानक से घर गया, मुझे मालूम चला मेरा उस दिन जन्मदिन था। तो सेंट्रल एवेन्यू पे पता चला कि कुछ लोग होर्डिंग लगा रहे हैं, बोर्ड जो आते हैं आजकल जो लगाते हैं जन्मदिन का वो। तो इसमें जन्मदिन का बोर्ड लगाने के लिए मेरा अपना ऐसा मानना है कि लोग, मतलब उसमें मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि अपने जन्मदिन का वो होर्डिंग लगे वहाँ पे और उसको लोग कोई भी, मतलब मैंने आपको एक अगर शॉर्ट उसमें बोलो तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं गाड़ी खड़ी हुई थी, बेटे की गाड़ी थी, मैं चाबी लगाया, चालू करके सेंट्रल एवेन्यू तक चला गया था, मना करने के लिए मत लगाइए करके। बस वो उसी समय किसी ने डाल दिया और मेरे को लगा तो मैंने जाके चालान कटवा लिया। भाई गलती है तो उसका भुगतान भी है ना, तो मैंने कर लिया। ट्रैफिक आज के समय में इतना ज़्यादा सिर दर्द बना हुआ है, जगह जगह चौक में बहुत सारे जाम लग जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? ट्रैफिक को लेकर अभी आप अगर बात कर रहे हैं तो जैसे आपने बात की कि चौक पे जाम लग जाता है, आपको मालूम होगा नेहरू नगर चौक क्या स्थिति थी वहाँ पे 1 साल पहले तक के। चारों तरफ से ट्रैफिक, जब से वो फ्लाईओवर बने हैं काफ़ी तेज़ हो गया है ट्रैफिक, और जब वहाँ पे रुक जाता था कि तो जाम होता था। तो उसका कारण ये था कि ट्रैफिक वो चौक के आसपास काफ़ी दुकानें खुल गई थी, तो उसको हम लोगों ने व्यवस्थित किया। वहाँ व्यवस्थित करके उनको दूसरी जगह, जहाँ पे जगह हो सकती थी, कुछ वेंडिंग जोन बना के, कुछ हॉकर जो ठेले वगैरह थे उनको वहाँ शिफ्ट किया और चौक को थोड़ा साफ़ सुथरा करके यातायात सुगम हो सके उसके लिए रोड बनाया। इसी तरीके से सुपेला चौक को आप देखेंगे बेतरतीब तरीके से फैला हुआ था चौक, वहाँ पे ट्रैफिक का एक थाना भी बना हुआ था, तो उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके वहाँ किया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन ट्रैफिक आज आप सुपेला चौक में जाएंगे और 1 साल पहले अगर आप गए होंगे तो आपको खुद फ़र्क दिख जाएगा। लोगों को मुड़ने के लिए, जाने के लिए पहले वहाँ पे रोज़ झगड़ा होता था, ट्रैफिक रुकता था, अब बड़े स्मूथली चल रहा है। इसी तरीके से सम्राट अशोक चौक जो है, ऐसे करके चौक जो है हमने किए हैं। चौकों पे विशेष रहा है क्योंकि उसके कारण ट्रैफिक भी व्यवस्थित होता है और लोगों की परेशानी कम होती है। निगम और करप्शन का जो आपस में रहता है संबंध, वो किसी से छुपा नहीं है क्या? क्योंकि जो विपक्ष में है, चाहे निर्दलीय की बात करें, बीजेपी की पार्षद की बात करें, तो लगातार शिकायत करते आ रहे हैं और घेराव भी किए हैं। तो क्या लगता है कि इस पर सही में कार्रवाई करने की ज़रूरत है? क्योंकि करप्शन विकास के आड़ में, रोड में बहुत बड़ी बाधा है ये। देखिए, करप्शन जो आप बोल रहे हैं, करप्शन मैंने तो उससे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ के एक पार्षद हैं, नेता उप प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने एक आंदोलन किया था। उस दिन मैंने कमिश्नर से बात भी की थी कि अगर कोई बात ऐसी आ रही तो उसकी जांच करें और जो अगर कोई उसमें संलिप्त है तो उस पर कार्रवाई भी करें। तो कमिश्नर शायद उसको देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि निगम और करप्शन, तो निगम में करप्शन, या तो आप ऐसे अगर बोल रहे हैं तो या तो आप बताएं कि आप कोई बात है तो किसी, तो मैं बताऊं करप्शन। बाकी करप्शन तो, अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन को तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए।
निगम और कहीं की बात क्यों, कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी स्क्रूटनी के लिए आपके पास कुछ डिपार्टमेंट है या फिर किसी को आप एलोकेट करके रखे क्या? नहीं, उसके लिए कमिश्नर है, प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम में आयुक्त है रहते हैं, उसके लिए जिम्मेदारी आयुक्त की है और आयुक्त उसको देखते भी हैं अगर कोई ऐसी बात आती है। और अभी भी जो एक पार्षद ने आंदोलन किया था उसको लेकर कमिश्नर काफ़ी गंभीर भी हैं और वो उस पर कार्रवाई करवाएंगे ज़रूर। देवेंद्र जी पहले यहाँ से महापौर रहे हैं, आज वो विधायक हैं। अभी आज आप महापौर हैं, क्या आने वाले समय में विधायक रूप में देखते हैं अपने आप को? देवेंद्र युवा हैं, मैं थोड़ा सा उम्र दराज हूँ, तो देवेंद्र से कंपैरिजन तो मैं कभी भी जब वो मेयर थे तब भी नहीं किया। उनकी कार्य क्षमता की कोई मिसाल नहीं है। वो आप काम करने में मतलब मैं उनके साथ 5 साल उनकी परिषद में रहा हूँ। जो एक उम्र जो अभी उनकी उम्र है, उस उम्र में जो उनकी राजनीतिक समझ, समाज के लिए जो लड़ने की जो उनका वो है वो अलग है। तो कंपैरिजन कभी भी किसी का भी नहीं होता। वो उनकी अपनी क्षमता है। वो विधायक भी लड़े, विधायक बने, अभी सांसद चुनाव भी लड़े, दुर्भाग्य से नहीं जीत पाए, अगली बार लड़ेंगे फिर जीतेंगे। तो उनके पास अभी लंबा समय है और ये सब भविष्य का में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भविष्य वक्ता करते हैं। अपन लोग क्या भविष्य की बात करेंगे। अगर नेता मेरे सीनियर्स जो हैं, जो मेरे वरिष्ठ हैं, वो जब अगर अवसर देंगे तो आगे बढ़ेंगे, जो जिम्मेदारी देंगे वो काम करेंगे। हमेशा से यही रहा है, कभी कोई सोच के नहीं किया कि कल ये हो जाएगा, पार्षद बन जाएंगे, महापौर परिषद मिल जाएगी, महापौर बन जाएंगे, कभी सोचा नहीं। जो जिम्मेदारी मिलती गई उसको ईमानदारी से करते रहे, आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको ईमानदारी से करेंगे। जी, चाहे बात कर ले ईडी, सीबीआई या फिर आईटी की, और बात कर ले बड़ौदा बाजार हिंसा की या फिर महादेव सट्टा एक्ट की, इन सभी केसों में कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव जी को घसीटा गया, अभी वो रिमांड पर है। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि उनको लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक कोई साक्ष्य तो आया नहीं। तो बेवजह उनको रोक के रखना, परेशान करना तो गलत है। मतलब आप बताइए ना, 4 महीने हो गया, कोई अभी तक के कोई कुछ बात होती तो कुछ आता ना। जब कुछ है ही नहीं तो ठीक है। अब जब तक अब सरकारों का रहता है, जब तक सरकार चाहेगी रखेगी। सब अदालत में मामले उन पे अपन लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करना ठीक भी नहीं है। जो कोर्ट में मामला उसको अपन लोग, क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग है, उसको अच्छा बुरा बोलना। ये है कि अभी तक के उन पे कोई चार्ज अभी तक लग नहीं पाया है। अभी तक तो निर्दोष ही हैं। जब तक के कोई चार्ज ना लगे तब तक निर्दोष ही बोला जाता है। तो और कोर्ट में मामला, उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करें तो अच्छा है। और कम से कम हम लोग पद पे बैठे हुए लोग हैं तो बेहतर है, जब तक पद पे हैं तो इन सब चीज़ों से हो रहे हैं। अभी के समय में सर इतना बोल सकता हूँ कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का अगर कोई बात है तो वो सामने आनी चाहिए, और नहीं है तो फिर उसको परेशान नहीं करना चाहिए, बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। अभी एक मुद्दा सर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है शिक्षक भर्ती की। चाहे एलएलबी हो या बीएड वाली हो या फिर जो 33,000 शिक्षाकर्मी भर्ती की बात कही गई थी बीजेपी द्वारा, अभी तक हो नहीं पाई और उनको निकाला जा रहा है। तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो ये मुद्दे हैं इसको, यही फ़र्क है कांग्रेस गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस ने जो बोला था उसको किया, भारतीय जनता पार्टी बोलती है करती कुछ नहीं है। वो पब्लिक को समझ में आता है और अभी 1.5 साल में लोग समझने लगे, अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लोग समझने लगे हैं कि वो छले गए। लालच दिखाकर उनका वोट ले लिया गया और सरकार बनी। तो महतारी वंदन योजना के जो प्रभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कचोट रही है। निश्चित रूप से महतारी वंदन का इफेक्ट तो आया है। आने वाले जो आपके पास समय है काम करने के लिए, उसमें क्या कुछ करना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा फील्ड होगा जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं? हर फील्ड में काम करना चाहता हूँ। और आज आप बात कर रहे हैं तो आपके माध्यम से अगर सरकार तक भी बात जाती है तो काम करने के लिए हमको फंड की ज़रूरत। भाई, नगर निगम बेटा है, राज्य सरकार बाप है। तो राज्य सरकार अगर पैसा देगी तो बेटा काम करेगा। काम करने के लिए हम पीछे नहीं, हम तो रात और दिन काम करने के लिए तैयार हैं। सरकारों का सहयोग रहेगा तो काम करेंगे। पूर्व की सरकारों में मिलता रहा तो हमने काम भरपूर किया। पिछले 1 साल से कोई फंड आया नहीं है नगर निगम में,
तो खाली बैठे हैं। जो काम रूटीन के हैं वो कर रहे हैं। जी। जो रूटीन के काम है, सफाई का काम है, पानी का काम है, डेवलपमेंट को लेके थोड़ा स्लो हो गए हैं। जो पुराने डेवलपमेंट हैं उसी को चला रहे हैं काम को। एक आखिरी सवाल सर, आपके बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में क्या आपके बेटे आने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि एक राजनीतिक उत्तराधिकारी, वो क्षमता रहती है आदमी की काम करने की, अपनी क्षमता। उत्तराधिकारी कोई ये कोई रियासत थोड़ी है कि मेरे बाद मेरा लड़का बनेगा, उसके बाद उसका लड़का बनेगा। ये आपकी अपनी क्षमता है, आपका अपना इंटरेस्ट है। अगर आप पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको कोई ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता। ये तो ऐसी फील्ड है कि आपको अंदर से होना चाहिए कि मेरे को पब्लिक के लिए कुछ करना है, शहर के लिए कुछ करना है, अपने मोहल्ले के लिए कुछ करना है, तभी आप आगे आ पाओगे। किसी कुर्सी पे बैठा देने से कोई नहीं बनता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। नीरज पाल जी अगर आज राजनीति में नहीं रहते तो क्या करते रहते? राजनीति में नहीं रहता तो मैं क्या करता, ये तो कभी टाइम ही नहीं मिला सोचने का। लेकिन अब आज आपने पूछा तो सोचूंगा, अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर बताऊंगा। आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं कभी खाली रह ही नहीं पाया, सोच ही नहीं पाया, क्योंकि हमेशा से मैंने बताया ना, पार्षद जब पहली बार 2000 में बना था, उसके पहले भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में मैं रहता था। तो जो मैं चाहता था, ऊपर वाले का मैं शुक्रिया करता हूँ कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिला। मैं जो चाहता था वो मुझे मिला। मेरे को सोचने का कभी अवसर ही नहीं मिला कि मैं ये नहीं करता तो क्या होता। जो मैं चाहता था वो मुझे मिलता रहा, तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता रहा और चलता रहा। आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा की। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से एक ही संदेश दूंगा कि हर आदमी को मेरा इससे थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए। अपने से अलावा अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपने शहर के लिए जितना संभव हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप सामाजिक रूप से अपने किसी समाज से जुड़ सकते हैं। बहुत समाज है भिलाई के अंदर। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा समाज अगर होंगे, 150 से ऊपर समाज हैं भिलाई में। और हर समाज का यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर समाज का अपना एक संगठन है यहाँ पे। तो अगर आप समाज से जुड़ के करना चाहते हैं तो समाज से जुड़ के करिए। शहर में किसी दल से, किसी भी दल से जुड़ के चलना चाहते हैं विकास के लिए, शहर के साफ़ सफाई के लिए, पानी के लिए, पानी बचाने के लिए काम कर सकते हैं तो काम करना चाहिए। हर आदमी को कुछ करना चाहिए। मैं और मेरा के अलावा आगे बढ़ के हम की बात करनी चाहिए।